हरे कृष्णा। कौन कौन सा दिया था? एक तो इलस्ट्रेशन 6 दिया था कैपिटल बजटिंग में, और अच्छा बाकी पीछे वाले दिए थे। तो पीछे वाले में तो कोई डाउट नहीं आया, वो कर लिया आप लोगों ने। और इलस्ट्रेशन 6, हाँ नहीं मैं ये करा दूं क्या इलस्ट्रेशन 6 पूरा? कितने बच्चों ने कर लिया है? मतलब किसी को ऐसा तो नहीं आ रहा है कि कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था? हो रहा था ना? तो जो डाउट्स है वो बता दो ना, ठीक है बताइए। हाँ हाँ, मैं समझाता, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझाता हूँ। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है मैं आपको सबको बताऊं। जो एनपीवी होती है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यानी जितना आपको इनफ्लो मिलेगा सारे सालों में, हर ईयर में, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल, वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। उसमें से आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देते हैं, तब बचती है नेट। फोकस करिए वर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट मींस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो लेट से अगर मान लीजिए मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो सपोज करता हूं 1,20,000 आती है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है वो 1 लाख है, तो मेरी एनपीवी पॉजिटिव आती है 20,000 की। और जब एनपीवी पॉजिटिव आती है तो हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर एनपीवी नेगेटिव आए तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। नेगेटिव कब आ सकती है? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम होगा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ज्यादा होगा। और अगर एनपीवी जीरो आती है, जीरो कब आएगी? जब दोनों इक्वल होंगे। तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप इनडिफरेंट है। तो जब भी एनपीवी का क्राइटेरिया है, एनपीवी अगर पॉजिटिव है, इफ पॉजिटिव क्या करें? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। लिखना हो लिख लीजिए आप भी। एनपीवी पहले फॉर्मूला लिखना ऊपर, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और फिर लिखो एनपीवी इफ पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एनपीवी इफ नेगेटिव, बताओ क्या करें नेगेटिव में? रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। और एनपीवी इफ जीरो आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी इनडिफरेंट, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई? अब एनपीवी जैसे अपन टेबल बना के निकालते हैं, तो इसका एक तरीका जो हम लोग ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था, कि हमने किया क्या था, हमने ईयर में जीरो ईयर भी ले लिया था। अगर आपको वो क्वेश्चन याद हो तो जीरो ईयर जब हमने लिया था तो जीरो खुद ही प्रेजेंट वैल्यू में था, और जो कैश आउटफ्लो आया था उसको ब्रैकेट में दिखा दिया था। मतलब मेरे को फिगर्स तो नहीं याद है, लेकिन मैं एक अपने मन से अगर फिगर एज्यूम करके आपको समझाऊं। लेट्स से मान लीजिए मैंने ईयर लिए 0, 1, 2, 3, 4, मान लो 4 साल है, और इनकी फिर मैंने कैश फ्लोज लिए थे, फिर मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया था, पीवीआईएफ भी बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं, जितने परसेंट पे भी था, लेट्स से 10% था या 12% जो भी था। फिर हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई थी जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया था। तो लेट्स से अगर जैसे मान लो जीरो ईयर का कैश आउटफ्लो था 1 लाख का, तो जीरो ईयर का हमेशा पीवीआईएफ कितना होता है? 1, और फिर अपन ने यहां लिखा था 1 लाख। ऐसे ही हमने हर साल के इनफ्लोज लिखे थे। मान लो ये इनफ्लो था 50,000, ये 20,000, ये 10,000, और ये मान लेते हैं 25,000। फिर हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखे थे कि लेट्स से 10% पे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 आपको निकालना मैंने सिखाया था, और इससे मल्टीप्लाई कर करके यहां फिगर्स लिखी थी। अभी नहीं करना मेरे को, मल्टीप्लाई कर करके। तो जब मल्टीप्लाई कर करके फिगर्स लिखी थी तो ये सब पॉजिटिव फिगर्स थी, ये नेगेटिव फिगर थी। अब अगर आप जो बॉक्स के अंदर है
सिर्फ पॉजिटिव फिगर को जोड़ते हैं तो ये आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और ये जो ब्रैकेट में है ये आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है। जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से माइनस कर देते हैं, अपने आप एनपीवी आ जाती है। तो अगर हमने यहां पे इस टेबल में 0 ईयर भी कंसीडर किया है तो अपने आप जब इसका हम टोटल करेंगे तो जो आएगा वो एनपीवी आएगी। टोटल का मतलब पॉजिटिव फिगर ऐड होंगी और नेगेटिव फिगर माइनस होगी। और अगर आप ऐसे करते हैं, एक और तरीका ये कि आपने टेबल में 0 ईयर लिया ही नहीं, मान लो आपने 0 ईयर टेबल में लिया ही नहीं, आपने टेबल में सिर्फ इनफ्लोज लिए, आउटफ्लो को लिया ही नहीं। अगर टेबल में सिर्फ इनफ्लो लेंगे तो जो आखिरी कॉलम का टोटल होगा फिर वो एनपीवी थोड़ी ना आएगी, फिर वो क्या आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगी। उसमें से आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करनी है तो एनपीवी आएगी। तो दोनों एक ही चीज है। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोगों ने सीखा था वहां हमने 0 ईयर लिया था, और यहां पे ये थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि सर यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इन्होंने 0 ईयर नहीं लिया है, 1 से लिया है डायरेक्टली 1, और ये 2 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो सर ये 88,000 क्या मेरी, ये नहीं 67248 क्या ये मेरी एनपीवी आई है? हमने सिर्फ अगर इनफ्लोज लिए तो ये क्या आई है बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से क्या माइनस कर दूं मैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो क्या आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगी। अगर हम यहीं पे 0 ईयर ले लेते तो अपने आप एनपीवी आ जाती। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेबल में ही 0 ईयर ले लिया करो। अगर आपको एनपीवी निकालनी है टेबल में ही 0 ईयर ले लो, आउटफ्लो भी लेते चलो, फिर टोटल करोगे तो अपने आप एनपीवी आ जाएगी। समझ गए हो, क्लियर हो गया, दोनों एक ही चीज है। ओके, अब बताओ अगला डाउट। हाँ हाँ हाँ। हम्म। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? इसी क्वेश्चन में, चलो मैं बताता हूँ एक मिनट। एआरआर में ना, ओके एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। एबीसी एंड एसके कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग परचेज ऑफ ए मशीन। 2 मशीन्स हैं, एक मशीन एक्स है, मशीन वाई है, दोनों में से एक खरीदने की बात कर रहे हैं, और दोनों मशीन अवेलेबल हैं, ईच कॉस्टिंग 50,000, जिनकी सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज हमने आपको बताया था स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, है ना, एस्टिमेटेड एट 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली, एंड अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन आपको जो है वो एक्सपेक्टेड हो। और फिर यहाँ बोल रहे हैं कैश फ्लोज हमने आपको दे रखे हैं, तो ये आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं, कैश इनफ्लोज बेसिकली। पे बैक निकालना था वो आप लोगों ने कर लिया, वहां कहीं दिक्कत आपको नहीं आई। अब उसके बाद एआरआर निकाला था, और आप सब जानते हैं एआरआर के लिए हमें जो है वो कैश फ्लोज नहीं चाहिए, वो क्या चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए। तो कैश फ्लोज तो आता है डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद, तो अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हम वापस प्रॉफिट में पहुंच जाएंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए डेप्रिसिएशन निकालें अगर, तो पहले वाली मशीन में 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 3,000 अपॉन लाइफ, लाइफ कितनी है 5, तो 50,000 माइनस 3,000 अपॉन 5 करके बताना, 9400 का डेप्रिसिएशन आया। अब एक तरीका तो बेटा ये है कि आप क्या करिए, आप अलग अलग, जैसे सब में से 9400 माइनस करिए, इसमें से अलग माइनस करिए, इसमें से अलग माइनस करिए, इसमें से करिए, इसमें से, इसमें से, है ना। एक बार करके मैं आप दोनों बता देता हूं, तो करूंगा तो शायद ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक बार करते हैं, 15,000 में 9400 माइनस करिए, 5600, तो ये प्रॉफिट्स में पहुंच रहा हूं मैं। ऐसे 20,000 में 9400, 10,600, फिर 15,600, फिर कितना 5600, 15,000 में कितना था डेप्रिसिएशन 9400, हाँ 5600, और फिर 9400 हटाया तो 600, और इसका टोटल करिए 5600, 10,600, 15,600, 5,600, 600,
38,000 और आप जानते हैं कि हमें एवरेज चाहिए तो इसको डिवाइड बाई 5 से करिए। 38,000 डिवाइड बाई 5, 5 क्योंकि लाइफ है, 7600। अब निकालने का तरीका क्या था? ऊपर अपने को लेना है 7600 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट 50 और 3 का प्लस डिवाइड बाई 2, 53,000 डिवाइड बाई 2। एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई 26,500 इंटू 100, 28.679। तो ठीक है 68 कर देते, सही बोल रहे हैं आप, 68%, 28.68%। तो एक तरीका से तो हम लोग ये निकाला। दूसरा सुनिएगा, अगर हम डेप्रिसिएशन हमें सबसे माइनस ही करना है सेम फिगर, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले जो ये फिगर्स दी हैं कैश फ्लोज, हम इसका टोटल करके एवरेज निकाल लें। जरा इसका टोटल करिए, 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, 85,000। 85,000 को डिवाइड बाई 5 कर दो, 17,000 हर साल का एवरेज कैश इनफ्लो है, एनुअल 17,000। अब एक साल का हो गया एवरेज, उसमें से एक बार केवल माइनस कर दो क्या, 9400। 17,000 में 9400 माइनस कर दो, तो भी आप यहां तक पहुंच जाएंगे 7,600 तक। यानी 7,600 तक पहुंचने के दो तरीके क्या हुए कि पहले तो या तो हम सारी फिगर से 9400 माइनस करें। अगर हम सारी फिगर्स में से 9400 माइनस करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि सब में से माइनस किया, उसका टोटल किया, डिवाइड बाई 5 किया। या फिर हम एक बार माइनस कैसे करेंगे, पहले ही कैश फ्लोज का टोटल कर लिए, कैश इनफ्लोज का, उनको डिवाइड बाई 5 करके एक बार माइनस करेंगे। दोनों में एक ही बात हो रही है। मैथमेटिकली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाए तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये बताइए, ये जो स्क्रैप वैल्यू है ना, ध्यान सुनिए, यही आपका डाउट, ये जो स्क्रैप वैल्यू है 3,000 की, क्या इसको हम आखिरी वाले साल के कैश इनफ्लोज में ऐड कर दें? मतलब क्या हम 3,000 और 10,000 13,000 करके फिर उसमें से डेप्रिसिएशन हटाएं? जब हम बात करते हैं ARR की, तो ARR में फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, नीचे जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ऊपर स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने नीचे कंसीडर कर ली है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नहीं कंसीडर कर रहे हैं। वैसे इस पे अगर हम करते भी, मैं आपको बताऊं सही से, यही करते भी हैं तो आंसर अलग आएगा, लेकिन वो भी सही है और ये भी सही है, बट हम तो वो फॉलो कर रहे हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है कायदे से। तो ये भी हमारा कैश इनफ्लोस है, बट ARR के लिए इंस्टीट्यूट केवल इसको कंसीडर कर रहा है, तभी ये आंसर आ रहा है। आपने पीछे भी जो क्वेश्चन किया था उसमें, नहीं नहीं, उसमें जिसमें ARR निकालना था, और कोई क्वेश्चन किया था ना ARR निकालने वाला, कौन सा था? यही था। नहीं 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 नहीं, तो उसमें भी, लेकिन ये अगर एनुअल एनुअल कैश इनफ्लोज हैं तो आपने यहाँ पे भी देखिए, जो लास्ट ईयर था ना, इसमें भी कहा हम लोगों ने ये 1,200 का कुछ किया था, कुछ नहीं किया था। क्लियर? तो यानी अल्टीमेटली ARR निकालते समय हम स्क्रैप वैल्यू को आखिरी के साल के कैश इनफ्लो में ऐड नहीं करने वाले। बट जहां पे पेबैक की बात आती है या एनपीवी की बात आती है, या अभी आज एक आपको सिखाऊंगा पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात आती है, वहां पे आप इसको ऐड करें, क्योंकि वो भी एक तरीके का इनफ्लो है। क्लियर? तो अब मेरे हिसाब से ये डाउट क्लियर हो गया। और कोई डाउट 6 में आता है? एनपीवी में भी लेना है, पीआई में भी लेना है, पेबैक में भी लेना है, सब जगह लेना है। ARR में ना लीजिए। पीआई सिखाऊंगा आज, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अभी नहीं सिखाया, आज सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट आता है 6 में किसी का भी, इलस्ट्रेशन 6 में या 1 से लेके 6 में कोई भी पोर्शन अगर आपको दोबारा समझना हो, या आप कहते हैं कुछ एक बार और समझा दीजिए, कुछ भी रिवाइज कराना हो तो बता दीजिए। बाकी 6 सबका हो गया था, आंसर्स मैच हो गए थे, और आखिरी में कंक्लूजन आपको जरूर लिखनी होगी एग्जाम में। अगर आप ये सब निकाल देते हैं लेकिन दो मशीन्स हैं और आखिरी में कंक्लूजन नहीं लिखते कि आपके हिसाब से कौन सी मशीन खरीदी जाए, तो फिर आपके नंबर कटेंगे। इसलिए आपको रिकमेंडेशन कंक्लूजन लिखनी होगी। एनपीवी जितनी ज्यादा आए उतनी अच्छा, पेबैक जितना कम आए उतना अच्छा, ARR जितना
ज्यादा आए उतना। क्लियर हो गया? ओके सर। हाँ हाँ, अब यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको एक और डाउट है। इस क्वेश्चन में स्टेशन 6 में इन्होंने कहा इवेलुएट करिए दोनों अल्टरनेटिव, और जो पहला पूछा उसमें पेबैक मेथड पूछा है। अब इसके दो हम बात सोच समझ सकते हैं, या तो हम ये समझें कि ये लिखना चाहते होंगे पेबैक पीरियड और इनसे गलती हो गई, है ना, या फिर अगर हम इसको समझे पेबैक मेथड तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर पेबैक मेथड कह रहा है तो यानी वो पेबैक पीरियड भी पूछ रहा है और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी पूछ रहा है। तो इन्होंने जितने सॉल्यूशन दिए हैं आपने देखा होगा, तो दोनों निकाली हैं। अब हम इनसे कॉन्ट्राडिक्टरी करके आपको कहें कि मत निकालो, पिछले टर्म पे भी आपसे कहा था, फिर मन में एक लगता है कि ऐसा ना हो नंबर काट दे इस बात का। तो 1 मिनट का काम है, आप पेबैक तो निकाल ही लेंगे, और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी 1 मिनट का काम है, आपको सारे इनफ्लोस को जोड़ना है और आउटफ्लो से माइनस करना है। यही करा था आपने, वो भी बिना डिस्काउंट करे। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में जो कैश इनफ्लोस ले रहे थे बिना डिस्काउंट करे, क्योंकि अगर डिस्काउंट कर देंगे तो वो एनपीवी बन गई। अगर डिस्काउंट कर दिया तो फिर वो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही ना, फिर तो वो क्या है, एनपीवी बन गई। तो आप सेफर साइड पेबैक जब निकालिएगा उसके बाद ये पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकाल दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने सारे सॉल्यूशन में निकाला है। हमें नहीं समझ में आता कि जब नहीं पूछ रहे तो क्यों निकाले, लेकिन निकाला है तो ठीक है। 1 मिनट का काम है, कहीं से नंबर ना कटे, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट आता हुआ? नहीं? आपको सच बताऊं, आपने, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट आपने अभी तक जितना ये चैप्टर पढ़ा है प्लस जो एक और टॉपिक ये, इसको मिला करके 90% चांसेस हैं कि इन्हीं में से पेपर आता है। मतलब जो कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस आए हैं अभी तक एग्जाम्स में, वो इन्हीं में से आए हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में से नहीं आए। तो इजी भी आपको लगा होगा, यानी पेबैक, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एआरआर, एनपीवी। अभी आप पढ़ने जा रहे हैं पीआई। पीआई होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बहुत इजी होता है। जैसे एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और इसको डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये पीआई आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, या इसको प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों तरफ हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं। तो पीआई या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू, और फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अच्छा बताना, जैसे दो ऑप्शन लेता हूं आपके सामने, मान लो एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जब हमने निकाला 2 लाख आया और कैश आउटफ्लो था 1 लाख, तो लेट्स से ये आया 2, हमने एज्यूम करी फिगर्स अपने आप। और एक दूसरी मशीन का जब हमने निकाला तो उसका इनफ्लो था 50,000 और आउटफ्लो था 1 लाख, तो ये आया 0.5। और एक तीसरी मशीन का निकाला, उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी 1 लाख था, आउटफ्लो भी 1 लाख था, तो ये आया 1। इन तीनों में से बेटर कौन सा है? दैट मींस पीआई अगर 1 से ज्यादा हो तो अच्छा, कि 1 से कम हो तो अच्छा? 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा तभी आएगा जब आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज्यादा होगी, इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो पीआई के बेसिस पे ऐसे डिसीजन होता है कि 1 से ज्यादा है तो हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, 1 से कम है हमें रिजेक्ट करना चाहिए, और 1 है तो हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी कर सकते हैं, हम इंडिफरेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर एक क्वेश्चन कराओ क्या? आओ कराते हैं बेटा, बहुत इजी है। रैंक द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर ए एंड जी प्राइवेट लिमिटेड। हमें रैंकिंग करनी है, ओके, इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी यूजिंग पेबैक पीरियड मेथड, पेबैक के हिसाब से रैंकिंग करनी है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, एआरआर के हिसाब से, एंड प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड हमारे को पीआई के हिसाब से भी करनी है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। ये 10% क्या चीज दी होगी? डिस्काउंटिंग रेट। ये डिस्काउंटिंग रेट अलग अलग नाम से आपको दिया होगा, कभी डिस्काउंटिंग रेट बोल के, कभी इंटरेस्ट रेट बोल के,
कभी टारगेट रेट बोल करके, कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल करके, कभी मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न बोल करके, तो वो सब डिस्काउंटिंग रेट है। अच्छा जी, और क्या है, प्रोजेक्ट्स दिए हैं ए बी सी डी, 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। चारों प्रोजेक्ट में आउटफ्लो कितना है, प्रोजेक्ट ए लगाते हैं तो इनिशियल आउटले यानी आउटफ्लो है 96,000 रुपीज जाएंगे, और एनुअल कैश फ्लो हर साल जो हमें पैसा मिलेगा वो 15,000 मिलेगा, जिसकी लाइफ है 12 साल, यानी 12 साल तक 15,000 रुपए हमें मिलते जाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बी, ये 4 अलग अलग प्रोजेक्ट है, हम समझ पा रहे हैं। 4 अलग अलग पे बैक निकलेगा, 4 अलग अलग ARR निकलेगा, 4 अलग अलग पीआई निकलेगा। 4 प्रोजेक्ट हैं, ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट लिखा है ABCD 1 2 3 4 ईयर नहीं लिखा है, समझ पा रहे हैं। ओके, प्रोजेक्ट बी है, सी है, डी है। तो मैं एक का जैसे आपको कराता हूं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए का 96,000 आज आप लगा रहे हो, और 15,000 रुपए करके आपको मिलेंगे अगले 12 साल तक, तो पेबैक निकाल पाओगे क्या? ये इवन कैश इनफ्लोज है कि अनइवन? इवन, और इवन में तो बड़ा आसान आपको सिखाया था कि आप कुछ ना करिए, आप 96,000 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 15,000 से। 96,000 डिवाइडेड बाई 15,000, यानी पेबैक आता है 6.4 ईयर्स। यही तो कर रहे थे इवन वाले में। दूसरा वाला 48,000 डिवाइड बाई 10,000, दैट इज, ऐसे ही चारों निकालो। तीसरा कितना, 5.71, और 4.44। अब बताओ, पेबैक रैंकिंग कर रहे हैं, पेबैक जिसका कम है वो अच्छा कि जिसका ज्यादा है? तो बताओ पहली रैंक किसको दें, किसको, डी को, दूसरी, तीसरी, चौथी, हाँ तीसरी इसको दे रहे हैं और चौथी इसको, ठीक। ये करना है आपको। देखो पहला काम तो हो गया, रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडर पेबैक पीरियड मेथड, प्रोजेक्ट इनिशियल आउटले, एनुअल कैश फ्लो, पेबैक पीरियड और उसकी रैंक, ऐसे करके अपने ने टेबल बना दी। बताओ ये हो जाएगा, इजी है ये काम। दूसरे में चलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, ARR निकालना है। बताओ आप निकाल पाओगे ARR? पहले का बस एक का निकाल के बता दो, फिर बाकी होमवर्क में दे देंगे। प्रोजेक्ट ए का ARR निकालो। डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा आपको पहले, क्योंकि ये कैश फ्लोज दिए ना। आप डेप्रीशिएशन जब निकालोगे, कैश फ्लो में से माइनस करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे सर? बताओ प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, नहीं दिए तो जीरो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, लाइफ कितनी है 12, तो 96,000 माइनस जीरो यानी 96,000 डिवाइड बाई 12, 96,000 डिवाइड बाई 12, 8,000 हर साल का डेप्रीशिएशन है। 15,000 रुपए में 8,000 को क्या करें, माइनस कर दें, कर दो 7,000, तो 7,000 आपका प्रॉफिट आया एनुअल। हमें एनुअल ही चाहिए होता है, तो ARR के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है, वो मिल गया एवरेज प्रॉफिट। अपॉन किससे करते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट मींस आउटफ्लो जो है प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 2। आउटफ्लो है 96,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2, 48,000 है, 96,000 डिवाइड बाई 2। एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई 48,000, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करो। 48,000 इंटू 100, 14.58, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या किया, 48,000 कैसे डिवाइड किया एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे बी आप करो, ये तो आपने हमसे करा लिया, बड़े चालू हैं आप लोग। हाँ, हम कहते हैं आप करो, करा आप हमसे लेते हैं। बी करके बताइए। 16.67। सभी लोग बी करो, मैं आंसर तब तक चेक करता हूँ। हाँ सही है, ठीक है, बाकी लोग भी बी करो। प्रोजेक्ट बी में ARR यानी 4,000 आपका ये आया होगा,
4000 को 24,000 से आपने डिवाइड किया होगा ना, यही किया ना, 4000 अपॉन 24,000 इंटू 100, 4000 अपॉन 24,000 इंटू 100। हाँ, किसी को दिक्कत हो रही हो, कहीं पे भी कष्ट हो रहा हो, ये 4000 कैसे आया, ये 24,000 कैसे आया, तो अभी मौका है, पूछ लीजिए। आज मौका है, दस्तूर भी है, पूछना हो पूछ लीजिए। नहीं, सबको आ गया है, तो ARR आ जाएगा, उसकी रैंकिंग हो जाएगी। जिसका ARR कम होगा उसको दोगे ना पहली रैंक, जिसका ज्यादा होगा पक्का, ठीक है, फिर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले तो सर करना क्या पड़ेगा, पहले तो सर इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, तब तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट। अच्छा, एक मिनट तुम लोग इधर देखना, इसको करने से पहले एक चीज सिखा देता हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। देखो, जैसे मान लो एनपीवी निकालनी है, मान लो हमको एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, एनपीवी निकालनी है और ईयर है 0, 1, 2, 3, 3 साल ले लेते हैं, ठीक है, और कैश फ्लोस ले लेते हैं, 1 लाख का आउटफ्लो है, और मान लेते हैं 2 लाख के इनफ्लोज हैं, हर साल 2-2 लाख रुपए का इनफ्लो है 3 साल। और सपोज कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे मान लेते हैं डिस्काउंटिंग को। तो पहले साल का आप जानते हैं 1, ये पॉइंट, ये आपको भी याद हो गया क्या, चलो बढ़िया, अगर याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, तो ये तो 1 लाख आ जाएगा, ये आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1,81,800, और दूसरा वाला बेटा 1,65,000, और तीसरा वाला 1,50,200। और इनको जरा जोड़ घटा दो, एनपीवी बताओ, सब करने के बाद बता रहे हो। ठीक है, सही बता रहे हो, 3,97,000। तो बहुत कुछ नहीं किया आपने ने, बस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते गए, एनपीवी आ गई। अब इसमें हम एक काम और भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे सुनना, जब हर साल सेम कैश इनफ्लोज मिलने, यूनिफॉर्म इवन कैश इनफ्लोज, हर साल सेम फिगर है, तो हम क्यों अलग अलग मल्टीप्लाई करें, हम एक साथ भी तो कर सकते हैं। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं बताता हूं। हम सब जानते हैं कि एनपीवी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ पा रहे हो, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर हम इनफ्लो की बात करते हैं, हर साल सेम है तो ही ये ग्रीन पेन वाला होगा, अगर हर साल डिफरेंट है तो वो रेड पेन से टेबल बनानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर सेम है तो क्या कर सकते हैं, हमने यहां लिखा 2 लाख, और मल्टीप्लाई हमने किससे किया सुनना, जो ये 3 साल है ना, 3 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर के टोटल से, इन तीनों का टोटल बताओगे जो ये बॉक्स बंद कर रहे हैं, 0.909, 2.486, पक्का, इससे मल्टीप्लाई कर दें, और माइनस तो 1 लाख तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में ही है, आउटफ्लो जो है 1 लाख हमने माना है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है। अगर आप इसको करें जरा मल्टीप्लाई, 4,97,200 माइनस 1 लाख, एनपीवी हो जाएगी 3। हर साल अगर यूनिफॉर्म कैश इनफ्लोज हैं तो हम अपनी ज्यादा मेहनत क्यों करें, हम ये भी तो कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने कैश इनफ्लोज को क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, पीवीआईएफए से मल्टीप्लाई किया। पीवीआईएफए क्या था, एन्यूटी वाला, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी। तो ये 2.486 सबको समझ आ गया कैसे आया, कैसे निकाला आपने, इन तीनों का टोटल किया, या कैलकुलेटर पे कैसे कर सकते थे, 1 करो, कैलकुलेटर में कैसे कर सकते थे, अगर डायरेक्ट करना होता ना बिना लिखे, तो 1 डिवाइडेड बाई, मैं बोल रहा हूं 1 डिवाइड का साइन लगाओ, 1 डिवाइड बाई 1.1, एक बार इज इक्वल टू दबाया 0.909 आया, 3 बार इज इक्वल टू दबाना है आपको, फिर जीटी कर देना है।
1 2 3, 3 बार इज इक्वल टू दबा के जीटी कर दो। साथ ही कैलकुलेटर लेके आना, मेरे इसमें जीटी नहीं है, आपके में किसी में भी है? हाँ, जिसमें जीटी ना हो फिर वो टोटल लिख के करें। मेमोरी से हो जाता है, हमें आता नहीं, मैंने यूज नहीं किया मेमोरी वाला। हम जीटी से मेरा काम हो गया जीवन में। हाँ, ये उसका काम यही होता है, एमआरसी एमएन। हाँ, तो ये अगर आपको आता है तो बोलो, नहीं मेरे को नहीं आता है। हाँ, हाँ नहीं, अगर इससे काम बन रहा है तो काहे नया लेते हैं, चल रहा है तो बेटर है। आ गया ये। अब सेम तरीके से इधर आइए, जैसे 12 साल की लाइफ है, हर साल सेम कैश इनफ्लो है 15,000 का, 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो पहले 10% पे क्यों ना हम 12 साल का पीवी आईएफए निकाल लें। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 12 बार इज इक्वल टू, और जीटी 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऊपर 14 आए तो आप रुक जाएंगे ना, और जीटी दबा दें 6.8136। आप डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट जो आपको लेनी हो वो ले सकते हैं। तो अगर बात करें तो यानी हम ले सकते हैं 15,000 को, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे एनपीवी का, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस, आप जब लिखेंगे कॉपी में फुल फॉर्म लिखिएगा, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बताओ इनफ्लो कैसे निकलेगा, प्रोजेक्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। ए में इनफ्लो 15,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं बोलो, 6.8137 कर दो इसको। आप 3 डिजिट तक लीजिएगा तो 6.814 लीजिएगा फिर, और 4 डिजिट ले रहे हैं 6.81369 आ रहा था, इसलिए मैंने 7 किया है ना। माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बोलिए 96,000। तो अगर इसको सॉल्व करें आप, 15,000 इंटू 6.8137 माइनस 96,000 कर दें क्या, कितना आता है 6205.5, 6205.5। हो सकता है बुक से एग्जैक्ट आंसर आपका मैच ना करे, क्योंकि अपन ने डेसिमल के बाद जैसे 4 डिजिट लिए हैं, हो सकता है बुक वालों ने 3 लिए हो, 5 लिए हो, 6 लिए हो, तो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। तो अगर 20 50 100 200 का वेरिएशन आए तो बिल्कुल फैल मत जाना, ये क्या हो गया है अल्लाह, ठीक है वो चलेगा। तो 62 यहां से देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एनपीवी निकालनी नहीं थी, एक मिनट को। अच्छा, इसमें निकालना था पीआई। ओहो, रुको रुको रुको, इसमें अपने को नहीं, रुको, मल्टीप्लाई करके जो आया उसको 96,000 से डिवाइड करना था, एनपीवी नहीं निकालनी थी। यानी पीआई निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रोजेक्ट ए के लिए क्या हो जाएगा, 15,000 इंटू 6.8137 अपॉन 96,000, 1. अपॉन ये ऊपर 102205.5 डिवाइड बाई 96,000, 1.0646 को 5 कर सकते हैं आप। ये आपका पीआई आया, इन्होंने 2 डिजिट लिए हैं, 1.06। समझ पा रहे, पीआई जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा कि जितना कम आएगा। तो आप एक काम करिए, एआरआर तो आप घर पे निकालेंगे, पीआई हमको जरा अभी चारों प्रोजेक्ट का जल्दी जल्दी बता दो, पीआई बता दो। एनपीवी नहीं पूछ रहा था, अगर एनपीवी पूछेगा एग्जाम में तो भी आप निकाल लेंगे, वो भी मैंने कर ही दिया है। हाँ, चारों निकाल लो, फिर एक बार कंपेयर करेंगे, पहले एक बार चारों निकाल लो फिर हमको बता देना। बाकी प्रोजेक्ट्स की लाइफ अलग है, जैसे बी वाले प्रोजेक्ट की लाइफ है 8 साल की, सी वाले की 10 साल की, डी वाले की 8 साल की। तो ये जो पीवीआईएफ है आप मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि लाइफ अलग है। 8 बार इज इक्वल टू दबा के फिर आप जीटी दबाएंगे, लाइफ के हिसाब से काम करिएगा, ठीक है।
डन। अब आंसर्स बताइए, ये आ रहे हैं? 1.06, 1.11, 1.08, 1.20 मैच हो रहे हैं? तो हो जाएगा ये काम, सभी लोग कर लेंगे पक्का। तो आप लोग पक्के हो चुके हैं एनपीवी निकालने में, पीआई निकालने में, एआरआर निकालने में, पेबैक पीरियड एंड पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में। बहुत सारी चीजें यानी आपने सीख डाली है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये जो पूरा चैप्टर है बहुत लेंथी चैप्टर है, बट मैं जो देख रहा हूँ पिछले दिसंबर 2023 में पहली बार जो न्यू सिलेबस का था, दिसंबर 23 में भी, जून 24 में भी, इवन दिसंबर 24 में भी, इसके आगे के चैप्टर का नहीं पूछ रहे। समझ रहे हैं आप बात को? दिसंबर 24 में तो कैपिटल बजटिंग में से पूछा ही नहीं, जैसे हर साल आता था, बट इस दिसंबर 24 में नहीं पूछा। 23 में पूछा था, जून 24 में 5-5 नंबर का इन्होंने पूछा हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप बताएंगे करके? कॉपी खोलो, कॉपी में क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं मैं। एनपीवी निकालनी, क्वेश्चन बड़ा इजी सा आपको दे रहा हूं, आपको एनपीवी निकाल के हमको बताना है। ठीक है, लिखिएगा। एन इन्वेस्टर is considering purchase of a new machine for rupees 15 lakh, 15 lakh, full stop. The investor has two options. Option A and option B. Full stop. Their expected cash inflows, sorry, their expected cash inflows are as follows. आउटफ्लो आपको पहली लाइन में दे दिया गया, दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। उनके कैश इनफ्लोज आपको दिए जा रहे हैं। 3 कॉलम बना लीजिए, एक ईयर का, बस 5-6 लाइन के बनाइएगा, एक ईयर का, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी। ईयर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बना लिया? ईयर में लिख दो 1 2 3 4 5, 5 साल का डेटा है। 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑप्शन ए में लिख दो, पहले ऑप्शन ए बोल दे रहा हूं, फिर ऑप्शन बी बोल दूंगा। ऑप्शन ए में लिखो 152,000, पहले साल में 1,52,000, 1,52,000। दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में 2,36,000, 2,36,000। थर्ड ईयर में 7 लाख, फोर्थ ईयर में 5 लाख, फिफ्थ ईयर में 3,57,000, 357,000। ऑप्शन बी में आओ, 3,45,000, 45,000, 7,25,000, 8 लाख, 8 लाख रुपए। फोर्थ ईयर में लिखो 3 लाख, 3 लाख रुपए। और लास्ट ईयर में 10 लाख, 10 लाख रुपए। इतना लिख लिया? फिर अगली पूरी लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन से, द इन्वेस्टर हैज ए टारगेट रिटर्न of 12%, full stop. Risk premium rates are 3% for option A and 7% for option B, full stop. Next line. Which investment should be preferred? Which investment should be preferred?
बस इतना सा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग अपने आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कोई सा डेट कुछ रह गया, कोई फिगर? ये पढ़ने का समय दिया है बेटा, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। कह रहे कौन सा प्रेफर करना है। अगर ऐसा बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है कि एनपीवी निकालो, कि पीआई पीआई निकालो, कि पेबैक निकालो, ऐसे केस में हम लोग सिर्फ एनपीवी के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा हमें चुनना चाहिए। यानी हमें करना क्या है, आंसर समझिए। हमें दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकालनी होगी। एनपीवी हम सबको आती है, आउटफ्लो दिया ही हुआ है 15 लाख का, इनफ्लोज दिए, उनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। सवाल आता है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम डिस्काउंटिंग रेट क्या यूज करें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं इन्वेस्टर का टारगेट रिटर्न तो 12% है, वो चाहता 12% है, लेकिन जो ऑप्शन ए में रिस्क है उसके हिसाब से 3% एक्स्ट्रा चाहता है। रिस्क प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, तो यानी जब आप ऑप्शन ए को डिस्काउंट करेंगे तो 12 और 3 15% डिस्काउंटिंग रेट यूज करेंगे। क्या आप बता सकते हैं ऑप्शन बी में कितना यूज करेंगे? 19%, 12 प्लस 7। बस करना यही है, ऑप्शन ए की एनपीवी निकालनी है 15% डिस्काउंटिंग रेट यूज करके, ऑप्शन बी की एनपीवी निकालनी है 19% डिस्काउंटिंग रेट यूज करके। जिसकी एनपीवी ज्यादा आएगी हम उसको प्रेफर कर लेंगे। निकाल पाएंगे आप? तो सबसे पहले आप ऑप्शन ए की एनपीवी सभी बच्चे निकाल के बताइए, और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आप है वो कितनी भी डिजिट तक ले सकते हैं। मेरे पास जो आंसर है वो 3 डिजिट के डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ है, तो आप अभी 3 डिजिट लेंगे तो हमारा और आपका तालमेल सही बैठ जाएगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर के बाद आप 3 डिजिट ले लीजिएगा, राउंडिंग ऑफ का ध्यान रखिएगा लेकिन। तो पहले ऑप्शन ए की एनपीवी जैसे आपको निकालनी आती है, टेबल बना के करना पड़ेगा कि ये क्यूमुलेटिव वाले से हो जाएगा? टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि हर साल के कैश इनफ्लोज अनइवन है, डिफरेंट है। तो टेबल बनाइए, वही ईयर का कॉलम, कैश फ्लोज का कॉलम, डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉलम और प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम। 4 कॉलम में आपका काम हो जाएगा जैसे अभी अपने ने किया था। कॉलम बना लिए ना, ईयर क्या क्या बनाए, ईयर का, कैश फ्लोज का, डिस्काउंटिंग फैक्टर या जिसको आप पीवीआईएफ भी बोल सकते हैं, एट द रेट 15%, और आखिरी प्रेजेंट वैल्यू का। तो पहले आप एनपीवी निकालने हैं ऑप्शन ए की, करिए। देखते हैं किसको कितनी देर लगती है, मैंने टाइम देखा है, देखते हैं कौन बताएगा और कितनी देर में बताएगा। और उम्मीद है कि एग्जाम में आपको 15% पे वो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे देगा, लेकिन ना भी दे तो आपको आता ही है। कैसे निकालोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर? 1/1.15, फिर इज इक्वल टू दबाते जाओगे तो आता जाएगा 1/1.15 और इज इक्वल टू दबाते जाएंगे तो हमारा 15% पे आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों कर पा रहे हैं आप? एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, आप सभी लोगों ने पहले साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है, ज्यादातर ने वो 0.869 लिया है। 3 डिजिट तक अगर आप ले रहे थे तो 0.869 के आगे 5 भी तो आ रहा था।
तो उसको भी तो दिमाग में रखाइए ना, अब इतना तो आप बड़े हो गए, 0.870 हो जाएगा वो। 3 डिजिट तक करिए ना, 1 डिवाइड बाई 1.15। अब ये सब कौन बोलेगा आपसे एग्जाम में बैठ के, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, इसीलिए मैंने राउंड लेकर के भी चेक करता रहता। 0.8695 आ रहा है ना, तो 3 डिजिट तक लेंगे तो 869 थोड़ी ना लेंगे, क्या लेंगे, उसके बाद 5 है ना, तो 870 नहीं हो जाएगा, 5 या उसके ज्यादा होता है तो अपर साइड हायर साइड राउंड ऑफ होता है, तो 0.870 लो ना पहले साल का। ये छोटे छोटे एरर्स मत करना एग्जाम में, बहुत माइन्यूट से एरर होते हैं। आप 3 डिजिट तक लीजिए, बट राउंडिंग ऑफ का दिमाग लगा करके लीजिए, जल्दबाजी में इतना गलत काम नहीं करना। एनपीवी बता रहे हैं आप, कितनी बता रहे हैं, नेगेटिव आ रही क्या, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव बताओ, माइनस। ठीक है, 2-4 लोग और बता दे, फिर देखते हैं आंसर। क्या फिगर बता रही हैं आप, और आप क्या बता रहे थे फिगर, एक बार आप बताइए, क्या फिगर बता रहे थे। ओके, ठीक है, लमसम तो वहां तक है आप, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार आपके टैली करा दूं, पहले साल का 0.870 लिया है, दूसरे साल का 0.756, तीसरे साल का 0.658, चौथे साल का 0.572, और पांचवें साल का 0.497। कितना कितना फिर से बोलिए, ठीक, नेगेटिव में है, ठीक है। हाँ, कितना आ रहा है, कितना गलत आ रहा है आपका, सही आंसर आएगा 2,65,315। लिख लीजिए सभी लोग, 265,315 नेगेटिव, माइनस का 265,315 आ रहा है, माइनस का 265,315। जिनका नहीं आ रहा है मैं मिला देता हूं फिगर्स, आपने मल्टीप्लाई किया होगा, 0 ईयर लिया था टेबल में क्या, 0 ईयर अगर लिया होगा तो आउटफ्लो 15 लाख का लिखा होगा, उसको तो 1 ही से मल्टीप्लाई किया होगा। उसके बाद के मैं बोल देता हूं, एक बार आप मिला लो प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई कर करके मतलब कितना आया वो आखिरी फाइनल फिगर, 132240, 178416 आ रही है, 460600, 2,86,000, 177429 आ रहा है, बस। फिफ्थ ईयर लास्ट ईयर में 177429 करो, अब आपका एनपीवी नेगेटिव आएगी 265,315। नेगेटिव क्यों आ रही है सर, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ज्यादा है। आ गई सबकी नेगेटिव, तो बिल्कुल बैठिए नहीं, ऑप्शन बी करिए, उसमें एनपीवी निकालनी है आपको। ऑप्शन बी की कितने परसेंट पे निकालोगे,
19% पे, हाँ हाँ। क्या क्या? फोर्थ ईयर का कितना लेना है? फोर्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना था आपको, ये 15% पे पूछ रहे हैं ना, 0.572 लेना है बेटा। 344, हाँ ठीक है। हाँ बेटा बोलो, कौन से वाले में? नहीं नहीं नहीं, बहुत नजदीक है, थोड़ा सा डिफरेंस, आपने डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिए हैं। हाँ फिर से करिए एक बार, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर है, बाकी आप नजदीक बहुत है। कितना बता रही, मैं फिर से बोलो, 3, क्या बोल रहे हो सर? हाँ, गलत है गलत है गलत। अब ये 0.498 के बाद 6 आ रहा है, तो 0.499 हो जाएगा। कौन से साल का है ये? चौथे साल का, अच्छा ठीक है, करो आगे करो। अगर एग्जाम में डिस्काउंटिंग फैक्टर देगा तो जो दे देगा जितनी डिजिट तक उतना ले लीजिएगा, फिर उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। और जब दोनों कर लीजिएगा तो एक कंक्लूजन की 1-2 लाइन लिख दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए। हाँ, जिसकी एनपीवी ज्यादा है, जाहिर सी बात है, नेगेटिव एनपीवी तो बेकार ही है, जिसकी पॉजिटिव है एक ही बचता हुआ, तो उसके आप प्रेफर कर लीजिए। तुषार फिर से करिए, कहीं ना कहीं कुछ गलती है। अच्छा, अगले टर्न से लाना, ठीक है। है 499 को राउंड ऑफ करके ही तो आया, बस और कितना राउंड ऑफ करोगे? ऐसे बोलूँगा 3 डिजिट लेनी कितना? हाँ ठीक है, सही है। 3,44,750 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। 344,750 की पॉजिटिव एनपीवी सही है। तो घड़ी देख करके आप लोग को करीब करीब 10 मिनट लगाए क्वेश्चन करने में। थ्री फोर फोर सेवन फाइव जीरो क्या हुआ माही, कहाँ परेशानी हो रही? डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार टैली करा दें आप लोगों ने जो जो लिए हैं, आंसर बता दे, आप बताइए। 344,750 मेरे पास आंसर है। अगर आपका 719 आ रहा है तो देख लो कहीं गलती तो नहीं करी, पर मिला देते हैं। 0.840 मिला लो सभी लोग, फिर दोबारा दूसरा बच्चा ना पूछना मेरे लिए बोलो सर, सभी के लिए बोल रहे हैं। 0.840, 0.706, 0.593, 0.499, 0.419, यही लिया है। मल्टीप्लाई करने वाली की फिगर भी बता दे। 344,750 आएगी एनपीवी, आ गई 344,750। बेटा 0.499 ऑलरेडी राउंड ऑफ करने के बाद ही आ रहा है, वो 0.4985 कुछ ऐसा आ रहा था, उसको राउंड ऑफ करके ही अपने आप 0.49, फिर कैसे दोबारा कैसे करेंगे, एक बार राउंड ऑफ करने के बाद ही आ रहा है। एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेने तो सभी 3 लेने ना, तो 0.499 ऑलरेडी राउंड ऑफ है। अगर लेट से 0.4995 समथिंग आ रहा होता तो हम 0.5 कर देते उसको, तो 0.498 कुछ आ रहा था। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए, जो आप बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लिख दीजिए बस उसको, लिख के आइएगा कंक्लूजन। 5 नंबर का ये क्वेश्चन जून 2024 के एग्जाम में आया था। एग्जाम का क्वेश्चन आपने किया है जून 2024, 5 मार्क्स, हो गया। कैपिटल बजटिंग में ये था, इजी है। इसमें बस एक चीज क्या सीखने वाली है कि अगर कुछ क्राइटेरिया नहीं बता रहे हैं कि क्या निकालें, तो अपन ने एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन कर दिया। अगर बताता कि ये निकालो तो हम वो चीजें निकालते। दूसरी क्या चीज सीखने वाली थी कि जो रिस्क प्रीमियम दिए थे उनको उसमें ऐड करना था। तो ये 2 चीजें अगर हमारे दिमाग में है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। कंक्लूजन
इन्वेस्टर विल प्रिफर ऑप्शन बी फॉर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू हायर एनपीवी, या जो भी आपने अपने शब्दों में लिखा है वो भी ठीक ही है। क्या चीज? रिस्क प्रीमियम क्या होता है? देखो मैं बताऊं आपको। जैसे सपोज करो, मान लो हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, दो तरीके हैं हमारे पास पैसा कमाने के। हमने दो तरीके निकाले। एक तरीका निकाला कि हम एक काम करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लूट लेते हैं, और दूसरा तरीका निकाला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लूट लेते हैं। अब ज्यादा रिस्क कहां पे है? आरबीआई लूटने में ज्यादा रिस्क है, ज्यादा सेफ्टी सब कुछ। अब हमको पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखे हैं 5 करोड़, और लेट्स से हमको पता चला आरबीआई में भी रखे हैं 5 ही करोड़। तो हमें लूटना है एक, कौन सा लूटें? एसबीआई। आरबीआई वाला तो तब लूटेंगे जब ज्यादा रखें, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। तो आरबीआई वाले को जब हम एनपीवी निकालेंगे तो ज्यादा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे, रीजन में रिस्क ज्यादा है। सेम तरीके से जब दो अलग अलग व्यापारों की बात होती है तो कई बार ऐसा होता है किसी में रिस्क ज्यादा होती है, किसी में रिस्क कम होती है, और जो रिस्क है उसी के हिसाब से तो सामने वाले को चाहिए होता है रिटर्न। रिस्क के हिसाब से, जैसे आप लोग सीएस कर रहे हैं, अब सीएस करने के बाद आपकी जॉब उतने की लगे जितनी एक ग्रेजुएशन वाले की लग जाती है कानपुर यूनिवर्सिटी से करके, तो कोई फायदा तो नहीं है ना। बीकॉम करके अगर मान लो 4-5 हजार की आपकी जॉब लग रही है, सीएस करके भी 4-5 हजार रुपए आप कमा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, आप नहीं करेंगे। आपकी जाहिर सी बातें सोच है कि भैया हम बढ़िया लाखों करोड़ों में कमाएंगे, है ना, पैसा ही पैसा होगा, पैसों के नोटों में सोएंगे, ये सब सोच है आपकी। क्यों? आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो रिस्क प्रीमियम ये होता है बिजनेस के हिसाब से। उन दोनों को मैं ऐड करना है, जाहिर सी बात है। प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा, तो उसको जिस तरह जिसका है वो ऐड करना है। और नहीं दिया होगा, केवल ये लाइन लिखी होती कि इन्वेस्टर का टारगेट रिटर्न है 12% का, तो हम 12% में डिस्काउंट करके खत्म कर देते, रिस्क प्रीमियम नहीं दिया होता तो। ठीक है, क्लियर हो गया? और लिख लिया आप लोगों ने कब का आया हुआ है? जून 2024 के एग्जाम का आया हुआ है, लिख लो। उसमें 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। दिसंबर 24 में आया नहीं है, जून 24 में ये एक क्वेश्चन था। और दिसंबर 2023 का भी एक क्वेश्चन करा देता हूं, वो भी लिख लो, दिसंबर 2023 का। बाकी कैपिटल बजटिंग में न्यू सिलेबस से और कुछ आया नहीं है। हाँ भी रह गया आपका 344750 था। ठीक है, कंक्लूजन लिख दी? लिख देना, बार बार हम सीख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करिए। इक्विपमेंट ए, इक्विपमेंट ए हैज ए कॉस्ट ऑफ ₹75,000। इक्विपमेंट मतलब मशीन कोई, ठीक है। इक्विपमेंट ए हैज ए कॉस्ट ऑफ ₹75,000 एंड नेट कैश फ्लो of ₹20,000 per year for 6 years, and net cash flow of ₹20,000 per year for 6 years. Full stop. A substitute equipment, a substitute equipment B, B for boy, a substitute equipment B would cost ₹50,000, 50,000, and generate net cash flow of ₹14,000, 14,000 per year for 6 years, and generate net cash flow of ₹14,000 per year for 6 years. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखना, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बोथ इक्विपमेंट्स, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ both equipments is 11%. Full stop. Next line, calculate net present value, NPV जिसको आप कह रहे हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI जिसको बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर बोथ द इक्विपमेंट्स, for both the equipments. Calculate NPV and PI for both the equipments. Full stop. Next line, which equipment
should be accepted and why? Which equipment should be accepted and why? बताइए, कर पाएंगे? एनपीवी निकालनी और पीआई निकालना है, ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि एनपीवी के लिए तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालोगे ही निकालोगे, और पीआई में करना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो आसान, डबल कैलकुलेशन बच जाते हैं। करिए, निकालिए, दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालिए और दोनों के पीआई निकालिए, फिर उसके बाद डिसाइड करके बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। पहले इक्विपमेंट ए जो है उसकी एनपीवी निकालो सभी लोग, तो हम आंसर एक बार उसका टैली करा देंगे, और डेसिमल के बाद आप वही 3 डिजिट तक उठाइएगा। एग्जाम में इन क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ने डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया था कि 11% पे ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो एग्जाम में आपको अभी दोनों क्वेश्चन में दिया था, तो उम्मीद है कि दे देगा, नहीं देता तो आपको निकालना भी इसलिए मैंने सिखा रखा है। बताइए, अगर होमवर्क में दे देंगे तो क्या कर लेंगे? भाई यही चाहते हैं, होमवर्क पे दे दो। हम तो देने के लिए तैयार, तुम लोग करके नहीं आते हो, परेशानी यहाँ फंस जाती है कि हम दे जरूर देते हैं लेकिन बहुत कम बच्चे के वापस करके आते हैं। एमपीवी इक्विपमेंट ए की कितनी आई? 9620 मेरे पास आंसर है, मेरे पास जो आंसर है वो 9620 है, इक्विपमेंट ए की एनपीवी। चलो होमवर्क में दे देता हूँ, करके आइएगा, ठीक है, फिर आंसर इसके मैच कर लेंगे। कहो तो आंसर बता दूं आपको, खत्म करो, बता दें आंसर? नहीं, ठीक है, तो करके आना फिर, ठीक है, थैंक यू।